अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ रिप्लाई कर दें। आवाज़ मेरी आ रही है? ठीक है। ओके। ठीक है बेटा। बाकी लोग भी मुझे बता दें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा, सॉरी थोड़ा सा इशू हो गया था। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। तो पिछली क्लास जब हमने ख़त्म की थी, तो पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था कि पिछली क्लास में हम बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट कर रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये दो डेफिनेशनल टॉपिक है, छोटे छोटे, जो 4 नंबर में दोनों आते हैं। मतलब समझ लें, दो दो नंबर में आते हैं। 2 नंबर में समझ लें आपसे पूछेंगे बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट, और 2 नंबर में पूछेंगे बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। तो ये आपके सामने मैंने जो अभी स्लाइड ओपन की हुई है, ये बायोमेटेलिक थर्मोमीटर है। अब आपको याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट में आपको ये बताया था कि दो डिफरेंट मेटल्स को जोड़कर, वेल्डिंग के जरिए जोड़कर एक लंबी सी पट्टी बनाते हैं, एक लंबी सी स्ट्रिप बनाते हैं, जिसमें दो मेटल्स को जोड़ते हैं। तो वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप कहलाती है। और वो जो दोनों मेटल्स होती हैं, उनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर उनमें से एक मेटल ज्यादा एक्सपेंड होती है, दूसरी कम होती है। और वो चूंकि वेल्डिंग से जुड़ी होती है, तो उसके इफेक्ट से वो स्ट्रिप जो है वो बेंड हो जाती है। वो तो था थर्मोस्टेट। अब बायोमेटेलिक थर्मोमीटर में क्या करते हैं कि आप देखिए, वही बायोमेटेलिक स्ट्रिप पे काफी लंबी सी स्ट्रिप बनाते हैं। मतलब जो बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट होता है, उसमें जो स्ट्रिप होती है, बेटा स्क्रीन पे एनोटेशन ना करो यार। अब मैं तुम लोगों को यहाँ से एनोटेशन भी बंद करूँ यार? स्क्रीन पे ना करो एनोटेशन। जिसने लाइन लगाई है मिटाओ, वरना मैं भी यहाँ से नाम चेक करूंगा। बंद करो यार, इसको मिटाओ। जिसने भी स्क्रीन पे लाइन लगाई है मिटाओ भाई उसको। अरे यार, चलो ठीक है, थैंक यू। अभी मैंने यहाँ से ब्लॉक किया है, लेकिन अब तुम लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, अब ये एनोटेशन करना स्क्रीन पे यार क्यों कर रहा हूँ? तो मैं ये कह रहा था कि बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट में जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, वो जितनी लंबी बनाते हैं, तो इसमें थर्मोमीटर में उससे भी बहुत ज्यादा लंबी बनाते हैं। और फिर उसको स्पाइरल शेप देते हैं। स्पाइरल शेप का मतलब है कि ऐसे गोल में करके घुमा देते हैं। ये मैंने देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये असल में शुरू में जो फिगर थी ना, उसमें मैं नहीं बना सका था, तो मैंने बाद में इसको यहाँ पे हाथ से बनाया है। तो ये इतना बैलेंस नहीं बना है। तुम लोग इसको सर्किल ऐसे करके सही से सर्किल घुमाना, ऐसे करके घुमाना, ठीक है? तो एक बहुत लंबी सी बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, उसको इस तरह से स्पाइरल शेप देते हैं। और उसका ये जो एक किनारा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। और दूसरा जो किनारा है, उसको एक पॉइंटर के साथ जो है वो लगा देते हैं। और ये यहाँ पर इसका स्केल लिखा होता है, ये थर्मोमीटर का स्केल होता है। यहाँ जरा आप लिख लेना, ऐसे लिख लेना, यहाँ लिख लेना 20 सेंटीग्रेड, 40, 60, 80, 100, इस तरह वैल्यूज लिख लेना। ये इसका स्केल होता है। अब होता यह है कि इस थर्मोमीटर को आप जब भी किसी चीज में लगाओगे और वो चीज गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर ये जो बायोमेटेलिक स्पाइरल है ना, ये जो स्पाइरल शेप में जो स्ट्रिप है, ये टेम्परेचर के बढ़ने पे इसमें जो दो मेटल्स हैं, तो एक ज्यादा फैलेगी, दूसरी कम फैलेगी, तो उसकी वजह से ये घूम जाएगी। तो जब ये घूमेगी, तो इसके साथ ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है, तो इसके घूमने की वजह से जो पॉइंटर है ना, वो स्केल पे आगे चला जाएगा और स्केल पे जाके आपको रीडिंग शो करेगा। तो अब आप देखो कि यही बात यहाँ पे मेंशन की हुई है कि इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोमीटर विच शोज टेम्परेचर ऑन अ कैलिब्रेटेड स्केल बाय द हेल्प ऑफ अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप। अब इसमें क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल शेप, यानी स्पाइरल शेप या कॉइल शेप की बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है। द वन एंड ऑफ स्ट्रिप इज फिक्स्ड। ये वाला जो इसका किनारा है, ये फिक्स होता है।
एंड अदर इज अटैच्ड टू अ पॉइंटर विच शोज रीडिंग ऑन स्केल, और दूसरा ये जो है ये पॉइंटर के साथ, ये निडल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर बायमेटेलिक स्ट्रिप एक्सपेंड्स एंड रोटेट्स। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक्सपेंड होती है और रोटेट होती है। क्यों रोटेट होती है? ड्यू टू डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ बोथ मेटल्स फ्रॉम विच द स्ट्रिप इज मेड। जो दोनों मेटल से मिला के ये बनाई है, उनके डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वजह से ये घूम जाती है। एज अ रिजल्ट पॉइंटर अटैच्ड with the strip moves on scale and gives temperature reading. This type of thermometer is used in heat ovens and automobiles, यानी गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ये बस इसमें मैंने जैसा बताया कि 4 नंबर में ये दोनों चीजें कभी कभी आ जाती हैं, तो बस ये 2 नंबर में काफी है, डिफाइन हो गया कैसे बना हुआ है, कैसे काम कर रहा है, ये सिंपल सी इसकी फिगर आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना इसको आप नोट कर लें। मैं आपको 3-4 मिनट देता हूँ, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। मुझे बता भी दें कि क्लियर है आप लोग, जरा मुझे बता दें, मैसेज पे बता दें क्लियर है। ठीक है, बेहजाद कह रहा है क्लियर है, और मुझे बता दें जी। ठीक है, ठीक है, एजाज भी कह रहा है क्लियर है। ओके, ठीक है, अशर का मैसेज आ गया, शाहजेब का आ गया, अच्छा जी, हम्माद का आ गया। ठीक है बेटा, सही है, इसको जरा नोट करो, मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अहमद अली का आ गया। सर अहमद अली पूछ रहा है कि सर इसकी स्ट्रिप होती है। हाँ ऐसा ही है, देखो बाय मेटेलिक। ठीक है जी, ठीक है, तो जरा इसको नोट करें आप लोग। ठीक है, अच्छा समीद कह रहा है कि गूगल दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल समीद कर सकते हो। ये फिगर ना मैं जब बना रहा था तो बीच में थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन मसला ये है समीद के वो जो है, अब ये 2 नंबर में तो आता है टोटल। अब 2 नंबर में को फिगर पे आप कितनी मेहनत करोगे, क्योंकि 2 नंबर में आपने और भी कुछ बताना है, तो इतना बहुत ज्यादा मतलब जरूरत नहीं है कि आप जो है ना इस पे बहुत ज्यादा वो करो। अच्छा आमिर अली कह रहा है सर कैलिब्रेटेड स्केल का बता दें। भाई कैलिब्रेटेड स्केल ये है कि कैलिब्रेटेड स्केल वो जो कि स्टैंडर्ड पे बना हुआ हो, आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दे। कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उनको कहते, और बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग दे रहे होते हैं, उनको कहते हैं कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैलिब्रेटेड स्केल का मतलब है जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देगा। ठीक है, अच्छा समीद आपको भी मेरी बात समझ आ गई ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा समीद कह रहा है कि सर वॉइस प्रॉब्लम है। यार वो बीच में जरा सा ना चंद सेकंड के लिए मेरा नेट जो है वो फ्लक्चुएट हुआ था, तो इसलिए। अच्छा मास कह रहा है कि लाइट चली गई थी, समरी दोबारा बता दें। यार बेटा वो लेक्चर अपलोड होगा उसमें से देख लेना यार। समीत कह रहा है ओके सर नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके थैंक यू।
हाँ भाई, कहाँ पहुंचे आप लोग? कुछ लोग कह रहे हैं कि कर लिया है, कुछ लोगों ने मुझे डन का मैसेज किया है, और बाकी लोग भी। एजाज क्या कह रहा है सर? एजाज कह रहा है दोनों के लिए डायग्राम तो जरूरी नहीं है ना बनाना। नहीं, डायग्राम तो जरूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आप उसको थोड़ा सा इलेबरेट करने के लिए अगर बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और दोनों की जो डायग्राम है वो बहुत बेसिक है, इसमें आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं है जिसमें बहुत सारी चीजें बनानी है। अब इसमें आपने करना क्या है, बस एक सर्किल बनाए और पॉइंटर के साथ वो दिखा दें, स्प्रिंग दिखा दें उसका बायोमेटेलिक का। और इसी तरह जो थर्मोस्टेट है उसमें भी कोई ऐसी खास नहीं है, सिंपल सी तो फिगर है। ठीक है, ओके। तो हम आगे चलेंगे, अगर आप लोग कर चुके हैं तो ये ठीक है जी, हम आगे जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्पेसिफिक हीट। ये भी टॉपिक जो है ये शॉर्ट का ही टॉपिक है। ये भी लॉन्ग सेक्शन का नहीं है बल्कि शॉर्ट का ही है, और ये भी सब 4-4 नंबर में ये चीजें आती हैं। स्पेसिफिक हीट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जरा इसको जरा समझ लेते हैं हम। देखो, इसमें इस तरह से है कि भाई जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और उनकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और जो उनमें बॉन्डिंग है और जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनकी वजह से डिफरेंट सब्सटेंसेस को हीट करने में आपको डिफरेंट अमाउंट में थर्मल एनर्जी देनी होती है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। सपोज करें कि आपके पास, फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 किलोग्राम सिल्वर हो और आप उसे 1 सेंटीग्रेड तक हीट करना चाहें, तो आपको उसे 235 जूल हीट देनी होगी। ठीक है जी। लेकिन अगर आपके पास 1 किलोग्राम सिल्वर के बजाय कॉपर हो और उसे भी आप 1 सेंटीग्रेड गर्म करना चाहें, तो आपको 386 जूल हीट देनी पड़ेगी। और अगर आपके पास 1 किलोग्राम आयरन हो और उससे भी आप 1 सेंटीग्रेड हीट करना चाहें, तो फिर आपको 500 जूल हीट देनी पड़ेगी। ठीक है जी। और इसी तरह, अच्छा शहबाज कह रहा है सर ये नया टॉपिक है, नेट चला गया ना? नया है, नया है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 1 किलोग्राम वाटर हो, पानी हो, 1 किलोग्राम पानी कितना होगा? जैसे 1 लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी को आप मास निकालें तो वो तकरीबन 1 kg होता है। तो अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी हो और उसका टेम्परेचर आप 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाना चाहें, तो आपको 4200 जूल हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने आपके सामने देखे 3-4 मिसालें रखी कि अगर 1 किलोग्राम सिल्वर है और उसे 1 सेंटीग्रेड गर्म करना है तो 235 जूल हीट देनी है। अगर कॉपर है तो 386 जूल देनी है। आयरन है तो 500 जूल देनी है। पानी है तो 4200 जूल देनी है, क्योंकि इन सब की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। तो अब ये जो चीज है ना, ये कांस्टेंट होती है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए उस सब्सटेंस को जितनी हीट दी जाती है वो उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। मिसाल के तौर पे सिल्वर की स्पेसिफिक हीट 235 जूल होगी, कॉपर की 386 जूल होगी, आयरन की 500 जूल होगी, पानी की 4200 जूल होगी। और ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? अब देखो, कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि फर्ज कर लें कि अगर आयरन की स्पेसिफिक हीट 500 जूल है, तो कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर आप आयरन को 30 सेंटीग्रेड से 31 पे लाना चाहेंगे तो 500 जूल हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसी 1 किलोग्राम आयरन को 50 से 51 पे लाना चाहेंगे तो भी 500 जूल देनी पड़ेगी। उसी 1 किलोग्राम आयरन को 100 से 101 सेंटीग्रेड पे लाना चाहेंगे तो भी 500 देनी होगी। या अगर वो 1 किलोग्राम आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो बॉक्स की शेप में है, या भले वो स्पाइरल शेप में हो, या भले वो बॉल की शेप में हो, या वो रॉड की शेप में हो, अमाउंट ऑफ हीट आपको सेम देना है। तो इसलिए ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। तो अब जो इसकी डेफिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताई, कि मैंने आपको क्या बताया, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 सेंटीग्रेड and denoted by C। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि भाई ये होती क्या है। अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m is heated by delta T centigrade and delta Q is the amount of heat absorbed, then फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, उसका मास m है
और आप उसे डेल्टा टी सेंटीग्रेड यानी इतने टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हीट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप उसको 10 सेंटीग्रेड से, फॉर एग्जांपल आप 10 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक हीट करना चाहते हैं, तो डेल्टा टी जो होगा वो 20 हो जाएगा कि आप 10 से 30 पे ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए जब आप उसको गर्म करेंगे तो आप उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो थर्मल एनर्जी होगी डेल्टा क्यू। अब ये जो डेल्टा क्यू है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। ये डेल्टा क्यू एक तो बॉडी के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और दूसरे इस डेल्टा टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कर लें कि आपके पास जो बॉडी है उसका मास 5 केजी है और आप उसको कोई भी हीट दे रहे हैं, तो अगर 5 केजी के बजाय 10 केजी होगा और गर्म उतना ही करना है तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने की आपको उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी उसको देनी होगी। और दूसरी चीज डेल्टा टी तो सिंपल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी बॉडी को 10 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक हीट करना चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम आप उसको 10 सेंटीग्रेड से 100 तक हीट करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा थर्मल एनर्जी देनी होगी। तो जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही डेल्टा क्यू ज्यादा होगा। तो ये जो डेल्टा क्यू है ये इन दो चीजों से, एक बॉडी के मास से और एक टेम्परेचर डिफरेंस से डायरेक्टली वेरिएटेड होगा। तो आप अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर लेंगे तो ये एम और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी हो जाएगा। और फिर आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और वो जो कांस्टेंट आएगा वो होगा सी, जो कि बॉडी की क्या है, स्पेसिफिक हीट है। अब एम और डेल्टा टी को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है स्पेसिफिक हीट का, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। और यहीं से इसकी बिल्कुल सिंपल यूनिट आ जाएगी। जब आप इसमें यूनिट पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू थर्मल एनर्जी है वो जूल में होगी, एम बॉडी का मास है वो किलोग्राम में होगा और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होगा। तो इसलिए जो स्पेसिफिक हीट है उसकी जो यूनिट है वो जूल्स पर किलोग्राम सेंटीग्रेड होती है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आसान बात है, आप इसको नोट कर लें प्लीज।
हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? कर लिया नोट? स्क्रीन हैज गॉन सर। कहता है ये तो होगा। ओ भाई, अल्लाह हाफिज कौन कर रहा है? वो बुरहान कह रहा है अल्लाह हाफिज। क्यों भाई अल्लाह हाफिज? आप मुझे बताएं, स्क्रीन आ गई है? बताएं प्लीज। हाँ जी, मुझे बताएं, अब स्क्रीन आ गई है? ओके, ठीक है, ठीक है। नोट कर लें अगर रह गया है तो। ओके, ठीक है। बुरहानुद्दीन क्या कह रहा है भाई? अब रेज हैंड कर रहा है। ठीक है। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कर लिया है, ज्यादातर कह रहे हैं कर लिया है। तो मैं आगे जाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हम आगे जाएंगे तो अब जरा सारे लोग बात सुने कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट, ये है फॉर द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी, मैंने आपको एग्जांपल दी सिल्वर की, कॉपर की, आयरन की, वाटर की। तो मैंने आपको एग्जांपल्स जो दी हैं वो सारी लिक्विड्स और सॉलिड की दी है ना, सॉलिड्स की। तो स्पेसिफिक हीट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सॉलिड्स की। अब यही प्रॉपर्टी अगर गैसेस में चली जाए, यही प्रॉपर्टी गैसेस में चली जाए, तो उसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अब आपको पता है कि गैसेस में जो स्टैंडर्ड होगा, आपको पता है कि गैसेस में जो स्टैंडर्ड होगा, मेरा नेट चंद सेकंड के लिए फ्लक्चुएट किया था। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा नेट चंद सेकंड के लिए फ्लक्चुएट हो गया था। आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अगर यही प्रॉपर्टी चली जाए गैसेस में, तो ये बन जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। अब गैसेस में जब जाएंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 kg नहीं होगा बल्कि 1 मोल हो जाएगा। और टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज बाय 1 सेंटीग्रेड नहीं होगा बल्कि 1 केल्विन हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब अगर हम आगे जाते हैं तो अब हम आएंगे मोलर स्पेसिफिक हीट पे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, 1 केल्विन आएगा यहाँ पे, सही कर लीजिएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन एंड डिनोटेड बाय सी। तो यहाँ पे ठीक करना है, यहाँ केल्विन लिख लीजिएगा। तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देंगे वो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। अब यहां पर क्या होगा कि जब गैस को गर्म करेंगे तो जो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल से और टेम्परेचर डिफरेंस। जितने गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और डेल्टा टी वाली बात तो सेम है। तो जो डेल्टा क्यू होगा यहाँ पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस से, एन से, और टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है जी, कंबाइन हो जाएगा। फिर यहां से आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, वो सी हो जाएगा। सिंपल आपका फॉर्मूला वैसे ही बन जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। सिर्फ फर्क ये हो गया कि स्पेसिफिक हीट में यहाँ पे मास आ रहा था, टेम्परेचर डिफरेंस सेंटीग्रेड में आ रहा था। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आ गया, एम की जगह एन आ गया, और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में हो जाएगा। तो जब आप इसकी निकालेंगे तो फिर क्या होगा कि डेल्टा क्यू तो वैसे ही जूल्स में रहेगा, लेकिन नीचे एन आ गया तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में आएगा। तो इसकी जो यूनिट है वो जूल लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं और गैसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो इससे भी आप कर लें, बस 2 मिनट दूंगा आपको, 2-3 मिनट में नोट हो जाएगा।
हाँ भाई, किधर पहुंचे? मसूद अहमद वीडियो ऑन है, मसूद अहमद वीडियो बंद करो। मसूद अहमद बेटा वीडियो बंद करो। हाँ जी, कहाँ पहुंचे, कर लिया? काफी लोग कह रहे हैं कर लिया। अच्छा, ये एजाज कह रहा है सर यहाँ केल्विन क्यों यूज हो रहा है, इज देयर सम सॉलिड रीजन? भाई एजाज क्या हो गया यार, गैसेस का टेम्परेचर तो केल्विन में होता है बेटा। मोलर स्पेसिफिक हीट इज फॉर गैसेस, और गैसेस का टेम्परेचर तो केल्विन स्केल में होता है। हाँ भाई एजाज बोलो। एजाज क्लियर हो भाई तुम? ठीक है। और ताहा क्या, समीत कह रहा है कि 1 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन, इट इज सेम। समीत बेटा बात यह है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो जब आप किसी बॉडी का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 1 इंक्रीज करते हैं तो केल्विन में भी 1 इंक्रीज होता है। तो ये बात सही है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन का इंक्रीज दोनों इक्वल होता है। ठीक है। हाँ जी समीत, समझ आई बात? समीत रिप्लाई कर दें तो आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चल रहे हैं, ये तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट की। अच्छा देखिए, हमने स्पेसिफिक हीट की काइंड्स की बात नहीं की थी, लेकिन हम मोलर स्पेसिफिक हीट पे काइंड्स की बात कर रहे हैं। अब रीजन समझ लें। देखो रीजन इसका ये है कि सॉलिड्स को लिक्विड्स को हीट करने के डिफरेंट मेथड्स नहीं होते। लेकिन गौर से मेरी बात सुननी है, गैसेस को हीट करने के दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक कहलाती है कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, और दूसरी कहलाती है कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। क्योंकि गैस की हीटिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि जिस सिलेंडर या कंटेनर में आपने गैस रखी है उसमें पिस्टन कैसा लगा हुआ है। अगर पिस्टन लगा हुआ है फिक्स्ड, तो आप जब गैस को गर्म करेंगे तो फिक्स पिस्टन की वजह से ना वो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो पूरी हीटिंग के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। ठीक है। हाउ एवर अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हीट अंदर जाएगी तो मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर की वॉल से, लेकिन बहरहाल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग कब है? जब आपने गैस को ऐसे सिलेंडर या कंटेनर में रखा हुआ है जिसका पिस्टन है फिक्स्ड। अब दूसरी बात पे आ जाए। अब अगर आपने गैस को किसी ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है जिसका पिस्टन मूवेबल है, तो अगर पिस्टन मूवेबल है तो फिर ये होगा कि जब आप हीटिंग करेंगे तो हीटिंग के दौरान जो पिस्टन है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसको पुश करेंगे तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्यों कांस्टेंट रहेगा? कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स में अगर मौजूद रह जाए तो वो प्रेशर को बढ़ा देगी, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो पिस्टन को ऊपर करने में यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो पिस्टन पे कुछ वर्क करेंगे, वर्क अगेंस्ट पिस्टन होगा, और वो वर्क करने में एनर्जी चाहिए होगी। तो इसलिए जब भी मूवेबल पिस्टन लगा होगा तो हीटिंग के दौरान पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा और गैस का प्रेशर सेम रहेगा। हाउ एवर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पिस्टन ऊपर जाएगा। तो इसलिए अब याद रखिएगा कि गैसेस को दो कंडीशंस में हीट किया जा सकता है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग हो सकती है और कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हो सकती है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग होगी फिक्स पिस्टन के साथ, और कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होगी मूवेबल पिस्टन के साथ। तो अब अगर आप किसी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं और आप कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे CV। वो होगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग कर रहे हैं तो वो CP हो जाएगी। लिहाजा हर गैस की दो मोलर स्पेसिफिक हीट्स होती हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अ गैस कैन बी हीटेड इन टू कंडीशंस, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। विद दिस रिस्पेक्ट मोलर स्पेसिफिक हीट इज ऑफ फॉलोइंग टू काइंड्स। तो पहली आ गई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी। तो क्या हो गया? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डिनोटेड बाय CV।
और जैसा कि मैंने आपको समझाया, इन ऑर्डर टू फाइंड CV, गैस इज हीटेड इन अ सिलेंडर विद फिक्स पिस्टन, सो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द हीटिंग। ठीक है जी। जब आप इसके फॉर्मूले पे जाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि जब C की जगह CV आएगा तो डेल्टा Q जो है वो उसके साथ B आ जाएगा, वो डेल्टा QV हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो थर्मल एनर्जी जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस को पहुंचाई जाएगी और यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, वही जूल पर मोल केल्विन होगा। ठीक है जी। तो इसको आप नोट कर लें जरा। इसके लिए मैं आपको बस 2 से 3 मिनट दूंगा, नॉट मोर देन इट। ठीक है जी, इसको नोट करें आप। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? समीद ने कर लिया, अशर ने भी कर लिया, एजाज डन, मोहम्मद अली ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट को कंप्लीट कर दे भाई। फखर अब्बास डन। बिलाल अहमद 20 सेकंड्स। बिलाल अहमद बड़ा प्रिसाइज चल रहा है भाई, तू सेकंड नाप नाप के बता रहा है। 20 सेकंड। बिलाल अहमद भाई 20 सेकंड में कर लेगा। अब्दुल्ला वेट। ठीक है जी, वेट कर रहा हूँ।
बिलाल बिल्कुल नाप की बता रहा है। अच्छा जी, हम्माद डन। बिलाल ने कर लिया। ठीक है जी। और कोई रह गया तो बता दो, मैं आगे जा रहा हूँ। आगे जा रहा हूँ। अब्दुल्ला कह रहा है नो, नहीं किया। कंप्लीट करो अब्दुल्ला। मसूद ने कर लिया, मसूद डन। भाई अब्दुल्ला आप कब तक कर लोगे? अच्छा, माज फुरकान कह रहा है सर ये काइंड्स मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ लिखना होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो कहेंगे तो लिखनी होगी। बाज औकात तो मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ही 2 नंबर में आ जाती है किसी और चीज के साथ। तो अगर वो बोलेंगे तो लिखनी होगी, अगर काइंड्स बोलेंगे तो आपने लिखनी होगी। ठीक है। या फिर आपको मार्क्स देखने होंगे। अगर वो मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं आपसे 4-5 नंबर में, तो फिर जरूरत है बताने की, वरना वैसे नहीं है। अगर 2 नंबर में आ जाए तो आप बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब ये जो कुछ मैं मेंशन कर रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहां तक मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ये नोट कर लें। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं ये। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सारी बात जो मैंने अभी समझाई थी वही लिखा हुआ है। प्लीज नोट।
हाँ जी, मोहम्मद अली कह रहा है मैंने कर लिया। बाकी लोग? एजाज ने कर लिया। फखर अब्बास डन। माज फुरकान डन। बेजाद डन। असद ने भी कर लिया। हम्माद समीद अंसर डन। ताहिर खान ने भी कर लिया। सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि इन दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट्स में क्या रिलेशन होता है। आप लोग मुझे जरा बताएं कि आपके ख्याल में जो किसी गैस की दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं इक्वल होती हैं या उनमें डिफरेंस होता है, और अगर डिफरेंस होता है तो कौन सी ज्यादा होती है कौन सी कम होती है। जरा मुझे रिप्लाई करें। किसी गैस की दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट्स इक्वल होती हैं या फर्क होता है आपके ख्याल में, और अगर फर्क होता है तो कौन सी ज्यादा होनी चाहिए इन योर ओपिनियन। डिफरेंस होता है। अमीन कह रहा है डिफरेंस होता है, ठीक है। समीर कह रहा है डिफरेंस होता है, सीवी कम होती है। अच्छा यार, वो अब्दुल्ला कह रहा है सर कुछ विंडोज मूव करके आ रहा है स्क्रीन पर, यार वो बर्दाश्त कर लो। आज क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर वाली ज्यादा होती है एजाज, ठीक है। आप दो तीन लोगों ने आंसर ठीक दिए हैं। अमीन, कांस्टेंट प्रेशर की वजह से सीपी ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये समझ ले भाई, हर गैस के लिए सीपी ज्यादा होता है और सीवी कम होता है। उसकी वजह यह है कि जरा गौर से मेरी बात सुन ले। उसकी वजह यह है कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग करते हैं तो आपको ज्यादा थर्मल एनर्जी देनी होती है, क्योंकि वहां पे दो काम हो रहे होते हैं। जब कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होती है तो जो थर्मल एनर्जी अंदर जाती है तो गैस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है और वर्क अगेंस्ट पिस्टन भी हो रहा होता है, क्योंकि पिस्टन भी ऊपर जाता है, उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग देते हैं और थर्मल एनर्जी अंदर जाती है तो सिर्फ एक काम होता है, यानी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि पिस्टन तो ऊपर जाता नहीं है तो वर्क अगेंस्ट पिस्टन नहीं होता। इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम में हमेशा कम हीट देनी होगी और कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में आपको हमेशा ज्यादा हीट देनी होगी। ठीक है, अब यही बात देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है। देखिए मैंने यहाँ क्या मेंशन किया है, व्हेन अ गैस इज हीटेड, when a gas is heated at constant pressure, then more heat is required as compared to constant volume, because at constant pressure heat supplied performs two jobs, that is to increase temperature and to do some work against piston as it goes up, whereas at constant volume heat is consumed in only increasing the temperature and no work is done as piston is fixed. Therefore डेल्टा क्यूपी जो होगा, यानी कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में जो हीट देंगे वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होगी। अब यहाँ पर आप डेल्टा क्यूपी और डेल्टा क्यूवी की वैल्यूज रख दें, और मुझसे जरा सी गलती हो गई है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। जो डेल्टा क्यूपी है वो होगा एनसीपी डेल्टा टी, और राइट साइड पे जो डेल्टा क्यूवी है वो होगा एनसीवी डेल्टा टी। मैंने उल्टा लिख दिया है, मैंने लेफ्ट साइड पे सीवी लिख दिया, राइट पर पी लिख दिया। आप ठीक कर लीजिएगा इसको, लेफ्ट साइड पे सीपी आएगा, राइट पे सीवी आएगा, क्योंकि यहां से आप देखें जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एन डेल्टा टी, जब सीपी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा क्यूपी जो है वो एनसी डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है जी, तो मुझसे गलती हो गई है। अब ये दोनों साइड से एन कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह जो है वो ये आ जाएगा कि भाई सीपी जो है वो ग्रेटर देन सीवी है। तो हर गैस के लिए सीपी जो है वो सीवी से ज्यादा होता है, ये भी नोट कर लें। यहां पर आके ये टॉपिक कंप्लीट है, इससे आप नोट कर लें, और जब आपका ये नोट कंप्लीट हो जाए तो फिर आप क्लास लीव कर सकते हैं। इसके आगे से हम इंशाल्लाह कल चलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी मौजूद हूँ, जब तक आप नोट कर रहे हैं आप नोट करके लीव कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। अगर कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं, मैं मौजूद हूँ, मैं गया नहीं हूँ अभी। जब तक आप नोट नहीं कर लेंगे मैं जाऊंगा नहीं, आप आराम से नोट करें। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कह रहा है ये सर कितने टाइम ज्यादा है, तो
ये इसमें इस तरह से होता है कि हम आगे इसमें एक रिलेशन भी ड्राइव करेंगे कि सीपी और सीवी जो है ना, सीपी ज्यादा होती है सीवी से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। मतलब ये कि अगर आप सीपी माइनस सीवी करें तो इक्वल टू आर आता है। ये हम आगे इस चैप्टर में डेरिवेशन भी करेंगे कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, यानी सीपी सीवी से इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप सीपी में से सीवी माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर वैल्यू बचती है। ठीक है, मुझे रिप्लाई करते, बात समझ आ गई ताहिर आपको? ठीक है। ये यहाँ पर एक छोटी सी ब्लैक सी विंडो बनी हुई नजर आ रही है, आप लोग जरा गुजारा कर लें, ये बीच बीच में डिम हो रही है तो आप काम कर लें, क्योंकि ये पता नहीं मेरे सिस्टम में क्या मसला हो गया है, मैं अब इसको क्लास के एंड भी देखूंगा। अभी ये विंडो मुझसे किसी तरह से रिमूव नहीं हो रही, तो बस आप ये स्टेप किसी तरह से देख लें। अच्छा, अब्दुल्ला कह रहा है सर ईद की छुट्टियां कब होंगी? दे देंगे यार, तुझे ईद की भी छुट्टी दे देंगे। अभी तो तू आज और कल तो पढ़ ले यार, इस हफ्ते पढ़ ले। ईद की छुट्टी भी तुझे अब्दुल्ला जरूर देंगे, फिक्र नहीं कर यार। ईद की छुट्टियों की अनाउंसमेंट इंशाल्लाह इस वीक मैनेजमेंट वाले आपको कर देंगे, वो आपको मैसेज मिल जाएगा। ताहिर कह रहा है कि घर पर ही तो बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि घर पर ही आप सही है। मोहम्मद अली कह रहा है सर 2 से 3 हफ्तों की तो मिलनी चाहिए छुट्टियां। 2 से 3 हफ्ते की छुट्टियां चाह रहा है यार तू, क्या बात है यार। चलो भाई शाबाश, सब काम कंप्लीट करें। जो जो कंप्लीट कर रहा है वो लीव कर सकता है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज है आप लोगों को, मैं मौजूद हूँ लेकिन अल्लाह हाफिज है। आप नोट करते जाएं, लीव करते जाएं। माइक में म्यूट कर रहा हूँ।